कि फोर्स के बारे में बात करते हैं ना, फोर्स इज एक्चुअली रिलेटेड विथ पुल एंड पुश। ठीक है भाई, किसी चीज को खींचते हैं या धक्का लगाते हैं तो भूलिएगा कहाँ पे कहाँ पढ़ा रहे थे। ठीक है, देखो तो फिजिकल क्वांटिटीज में फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। न्यूटन जी ने फोर्स का 3 लॉ दिए। ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ क्या होता है ये देखो। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या होता है, अब न्यूटन जी का प्रॉब्लम ये है कि न्यूटन जी ने 3 लॉ ही क्यों दिया, लॉज ऑफ मोशन एक्चुअली। ठीक है, फोर्स से रिलेटेड, बट न्यूटन जी ने लॉ फोर्स के लिए 3 लॉ दिया। ठीक है, फर्स्ट लॉ तुम लोगों ने सुना होगा, इट इज ऑल्सो। ठीक है, फर्स्ट लॉ पता है ना कि जो जैसा है वैसे ही रहना चाहता है। ठीक है, समझ में, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया ये बोलता है कि जो जैसा है वो वैसे ही रहना चाहता है ना, समझ में आ। ठीक है, जो चीज रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है, जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाहता है, समझ में आ। अब एक ब्लॉक पड़ा हुआ है जमीन पे तो वो अपने आप तो नहीं चलेगा, समझ में आ। उसको चलाने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो पत्थर है जमीन पे पड़ा हुआ, तो उसको तुम अपने आप तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो उसको चलाने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, और जो तुम्हें करना पड़ेगा उसी को हम लोग बोलते हैं फोर्स। ठीक है, ब्लॉक को चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो तुम धागा बांध के खींचोगे, देखो वहां फिर से आ गया पुल। भाई इस ब्लॉक को चलाने के लिए या तो तुम धागा बांधोगे और खींचोगे, या तुम इसको पकड़ोगे और धक्का लगाओगे। ठीक है, समझ में आ। तो जब तुम खींच रहे हो तो इसका मतलब, ठीक है, तुम फोर्स लगा रहे हो, या तुम धक्का लगा रहे हो इसका मतलब तुम फोर्स लगा रहे हो, समझ में आया। ठीक है, तो किसी भी चीज को चलाने के लिए जो जैसा है वो एक्चुअली वैसे ही रहना चाहता है। अगर हम उसको चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो फर्स्ट लॉ ये बताता है, ठीक है, फर्स्ट लॉ बताता है फोर्स, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स, समझ में आ। ठीक है, फर्स्ट लॉ एक्चुअली कि फोर्स नाम का कोई चीज एग्जिस्ट करता है जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा, फील भले ही करा। ठीक है, समझ में आ। तो फर्स्ट लॉ बताता है कि फोर्स एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, समझ गए। ठीक है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ट्राई टू बी एट रेस्ट और इन मोशन। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल some external force act on it, ऐसा स्टेटमेंट सुना है? अरे हारे, यस सर, ऐसा स्टेटमेंट सुना है। यही है ना जो हम लोग पहला लॉ मतलब फोर्स का एग्जिस्टेंस बताता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, ये तीनों लॉ देखो, फर्स्ट लॉ एग्जिस्टेंस बताता है। ठीक है, सेकंड लॉ जो है उसको मेजर करने का तरीका बताता है, और थर्ड लॉ उसका प्रॉपर्टी बताता है, समझ में। इसलिए ये तीनों जब पढ़ते अपन तो फोर्स जो है भले ही नहीं दिखा बट ये फिजिक्स में आ जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया का मतलब होता है जो जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। ठीक है, समझ गए। इनर्शिया जो होता है 3 तरह का होता है। फर्स्ट, इनर्शिया ऑफ, ठीक है, कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। कोई चीज इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, कोई चीज मोशन में अगर है स्पेस में तो मोशन में ही रहेगा। ठीक है, धरती पे कोई चीज जैसे पत्थर पे तो रुक जाता है क्योंकि धरती पे उस पे एयर रेजिस्टेंस फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, कई सारे फोर्स लगते हैं। ठीक है, तो फोर्स ही उसको रोकता है। ठीक है, अगर मान लो बाहर स्पेस में हम चले जाएं और एक पत्थर फेंक दे तो वो पत्थर जाता रहेगा और शायद कभी नहीं रुकेगा, जब तक उसको कोई प्लैनेट ना मिल जाए तब तक वो नहीं रुकेगा। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जो जिधर जा रहा है ब्लॉक वो उधर ही जाता रहेगा। अगर कोई ब्लॉक सीधा जा रहा है तो ये सीधे ही जाएगा जब तक तुम इसको पकड़ के इधर फोर्स ना लगाओ, समझ में आ। फोर्स लगाओगे तो ऐसे मुड़ेगा, नहीं तो नहीं मुड़ेगा, नहीं तो सीधे ही चलता जाएगा, समझ में आ। तो इनर्शिया जो होता है 3 तरह का होता है। ठीक है, किसी को रेस्ट से मोशन में लाएंगे तो फोर्स लगाना पड़ेगा, किसी को मोशन से रेस्ट में लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, और किसी का डायरेक्शन बदलने के लिए भी
फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ में आया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ एक्चुअली उसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। और फर्स्ट लॉ क्या बताता है? एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स, कि फोर्स नाम का चीज, देखो फोर्स को आज तक किसी ने नहीं देखा, न्यूटन जी ने भी आज तक फोर्स को नहीं देखा, ठीक है, बट सभी ने उसको फील करा। बिना फोर्स के तो हम फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते, और फिजिक्स में हर चैप्टर में हम लोग एक नए नए फोर्स पढ़ेंगे। समझ में आया? हर चैप्टर में हम लोग एक नया फोर्स का बात करते हैं, ठीक है। मतलब कभी स्प्रिंग फोर्स का बात करेंगे, कभी बॉयंट फोर्स का बात करेंगे, कभी ड्रैग फोर्स का बात करेंगे, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बात करेंगे, कभी न्यूक्लियर फोर्स का बात करेंगे, कभी मैग्नेटिक फोर्स का बात करेंगे, कभी कंजर्वेटिव फोर्स का बात करेंगे, कभी फ्रिक्शन फोर्स का बात करेंगे। समझ में आया? हर चैप्टर में अभी से लेके 11वीं और 12वीं में हर चैप्टर में तुमको एक नया फोर्स के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। मतलब तुमको समझ गए? फर्स्ट लॉ समझ गए? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब समझ गए ना? जड़त, हिंदी में बोलते हैं जड़त। जो जैसा है वैसे ही रहना चाहता है, वो चेंज नहीं करना चाहता। समझ में आया? तो इसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन, ठीक है। अगला है हमारा सेकंड लॉ। सेकंड लॉ जो है, ठीक है, सेकंड लॉ को हम लोग बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। ये बताता है हाउ टू मेजर फोर्स, फोर्स को कैसे मेजर किया जाए, नापा तोला जाए। समझ में आया? इसके लिए उन्होंने क्या बनाया, ठीक है। थर्ड लॉ अपन थोड़ी देर में पढ़ते हैं। सेकंड लॉ, पहला लॉ समझ गए तुम लोग? पहला लॉ समझ गए? यस सर। ठीक है। पहला लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ क्या बताता है? हाउ टू मेजर फोर्स, फोर्स को कैसे नापा तौला जाए, ठीक है। तो इसके लिए मेजर करने के लिए एक चीज उन्होंने बनाया, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। P इज कॉल्ड मोमेंटम। समझ में आया? उन्होंने एक क्वांटिटी बनाया, दैट इज मोमेंटम, जिसको हम लोग बोलते हैं मास इनटू वेलोसिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, मास ऑफ बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। समझ में आया? ये बॉडी का ही मास है एंड बॉडी का ही वेलोसिटी। समझ में आया? मोमेंटम इज डिफाइंड एज मास इनटू वेलोसिटी। और मोमेंटम क्या बताता है? इट रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ लीनियर मोशन। समझ में आया? ठीक है, अमाउंट ऑफ लीनियर मोशन। जब भी हमसे बोला जाएगा किसी ऑब्जेक्ट के पास कितना मोशन है, तो हम किससे बताएंगे उसको? मोमेंटम से। और मोमेंटम का यूनिट क्या हुआ? मास हो गया केजी और वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकंड। सो ये मोमेंटम का यूनिट होता है। समझ में आया? केजी मीटर पर सेकंड। समझ में आया क्या? ठीक है, मोमेंटम इज एक्सप्रेस्ड इन केजी मीटर पर सेकंड। समझ गए? ठीक है, सही। मोमेंटम क्योंकि वेक्टर है, तो मोमेंटम का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। इस मोमेंटम का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम रहेगा। मोमेंटम डिफाइंड है मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर है? देखो बोलते रहना रे, पता ही नहीं चलता है, उस समय बंद हो गया और अब पढ़ाते रहे 15 मिनट। सही, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। समझ गए? ठीक है। मोमेंटम को बोलते हैं अमाउंट ऑफ लीनियर मोशन। अब जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि मान लो एक बड़ा सा ट्रक है, ठीक है, ये बड़ा सा ट्रक है और ये चला जा रहा, सही, और एक बेचारा साइकिल वाला चला जा रहा। मान लो ये साइकिल वाला बैठा इस पे, साइकिल चलाया जा रहा, ये चला रहा है साइकिल 2 मीटर पर सेकंड से, और ट्रक भी चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड। देखो दोनों का स्पीड बराबर है, वेलोसिटी ऑफ साइकिल भी 2 है और ट्रक भी 2 है, दोनों का स्पीड क्या है? बराबर। ठीक है, अगर तुमको हम ट्रक के सामने खड़ा कर दें, ठीक है, ये तुम हो, तो तुम ट्रक के सामने खड़ा करें और तुमको एक बार साइकिल वाले के सामने खड़ा कर दे, ठीक है, ये भी तुम हो,
तुम किसमें कंफर्टेबल फील करोगे, इस सिचुएशन में कि इस सिचुएशन में? साइकिल वाले के सामने खड़ा कर देंगे तो तुम कंफर्टेबल रहोगे, या ट्रक के सामने खड़ा कर देंगे तब कंफर्टेबल फील करोगे? साइकिल के सामने। साइकिल वाले के सामने। क्यों? देखो दोनों का स्पीड तो बराबर है, दोनों तो चल बराबर स्पीड से रहा है, बट तुम्हारे पास जो शक्ति है, जो ताकत है, जो तुम वो बल लगा सकते, ठीक है, वो साइकिल वाले को रोकने में लगा सकते, क्योंकि साइकिल वाले का मास कम है और ट्रक का मास बहुत ज्यादा है। तो ट्रक का क्योंकि मास बहुत ज्यादा है, तो ट्रक का मोमेंटम क्या हो गया, मास इंटू टू, टू मतलब वेलोसिटी, और साइकिल वाले का मोमेंटम क्या हो गया, m इंटू वी मतलब 2 मीटर पर सेकंड। क्योंकि साइकिल वाले का मोमेंटम का मास कम है, वेलोसिटी तो दोनों का बराबर है, बट साइकिल वाले का मोमेंटम कम है और ट्रक वाले का मोमेंटम ज्यादा है, मतलब ट्रक वाले के पास अमाउंट ऑफ मोशन क्या है इसके पास, ट्रक के पास ज्यादा है एज कंपेयर टू साइकिल वाले। क्योंकि इसके पास अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा है, इसीलिए इसको रोकने के लिए, तुम्हें इसको धक्का लगाने के लिए तुमको ज्यादा बल लगेगा। ठीक है, समझ में आया? ट्रक को धक्का लगाने के लिए, क्योंकि इसके पास अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा, देखो वेलोसिटी तो भले ही बराबर है, साइकिल वाले के आगे तुम खड़े होगे, तुमसे टकराएगा तो तुम हाथ से पकड़ के उसको रोक सकते, क्योंकि इसके पास अमाउंट ऑफ मोशन कम है, जबकि इसको तुम नहीं रोक पाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा ताकत जो है, मान लो 100 न्यूटन फोर्स लगा सकता है, तो तुम 100 न्यूटन से ट्रक नहीं रोक पाओगे, बट 100 न्यूटन फोर्स लगा के साइकिल वाले को रोक सकते हो। समझ में आया? तो ये वेलोसिटी भले ही दोनों का बराबर है, बट मोमेंटम ट्रक का बहुत ज्यादा। समझ गए? बट यही चीज, अब मान लो एक बुलेट फायर कर दी है, ये गोली है रे, ठीक है, ये बंदूक से निकला हुआ गोली है, विकास दुबे वाला, समझ में आया? ये v स्पीड से जा रहा, अब इसका स्पीड मान लो है 500 मीटर पर सेकंड, इसका मास तो मान लो, ठीक है, कितना 50 ग्राम, अब इसका मास तो साइकिल वाले के हिसाब से बहुत कम है, दिस इज बुलेट, ठीक है। अब बुलेट का देखो मास तो बहुत कम है, ठीक है, ये बुलेट का मास क्या रहेगा, बहुत कम है, ठीक है, बट बुलेट का स्पीड बहुत ज्यादा। ये बुलेट है ना, समझ गए ना? अरे हाँ ना बोलो, पता ही नहीं चल रहा है। हेलो, हाँ सर। अब देखो ट्रक का स्पीड उतना ही था, साइकिल का स्पीड उतना ही था, बट साइकिल का मास कम था, इसलिए इसका मोमेंटम कम था। बट बुलेट का अगर हम मोमेंटम का बात करें, तो मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब बुलेट का क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा है, भले ही मास कम है, बट मोमेंटम क्या हो जाएगा फिर इसका, ज्यादा हो जाएगा, है ना? समझ में आया? क्योंकि मास भले ही कम है, बट वेलोसिटी ज्यादा, इसलिए मोमेंटम ज्यादा है। समझ गए? अरे सही। तो मोमेंटम जो होता है, अमाउंट ऑफ लीनियर मोशन जो होता है, दो चीजों पे डिपेंड करता है, वन इज मास एंड द अदर इज वेलोसिटी। मास ज्यादा है, वेलोसिटी कम है, तो मोमेंटम कम है। मास कम है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो मोमेंटम बोलेंगे बहुत ज्यादा है। ऐसा भी हो सकता है मास कम हो और वेलोसिटी भी कम हो, तो मोमेंटम कम हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, जैसे ट्रक वाले का मास ज्यादा था तो मोमेंटम भी ज्यादा था, क्योंकि स्पीड कम है लेकिन मास तो ज्यादा है। साइकिल वाले का मास कम है, स्पीड भी कम है, तो इसका मोमेंटम कम है। बट बुलेट का मास तो कम है, बट स्पीड बहुत ज्यादा, इसलिए बुलेट का मोमेंटम सबसे ज्यादा होगा। बुलेट के सामने तुमको खड़ा कर दे तो ट्रक से भी ज्यादा तेज डर जाओगे। अरे हाँ कि नहीं? ट्रक में तो तुम ऐसे खड़ा हो गए, थोड़ा देर बर्दाश्त भी कर लो, बोलो बुलेट के सामने नहीं खड़ा होना है तो खोपड़ी तोड़ देगा, है ना? अरे यस सर। ठीक है, तो ये जो सेकेंड लॉ है, ये एक्चुअली फोर्स को मेजर करने का तरीका है। सबसे पहला मोमेंटम तुम्हें समझ में आया, ठीक है? यस सर। चौथे चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर जो अपना है, फोर्थ चैप्टर इज टोटली, उसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, COM, ठीक है, सेंटर ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये चौथा चैप्टर सिर्फ इसी से रिलेटेड है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। समझ गए? ठीक है, तो मोमेंटम को फिलहाल यहाँ पे छोड़ देते हैं, मोमेंटम को यहाँ छोड़ देते हैं, और मोमेंटम अब अगले चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे, तीसरे चैप्टर में नहीं पढ़ना है, ये सेकंड चैप्टर है। फोर्थ चैप्टर में हम लोग मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मोमेंटम क्या है समझ गए होगे? मोमेंटम एक्चुअली अमाउंट ऑफ लीनियर मोशन होता है,
विच इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। समझ गए? यस सर। ठीक है। अब किसी का मोमेंटम ज्यादा है मतलब उसके पास अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा है। स्पीड ज्यादा है तो नहीं बोल सकते कि मोशन ज्यादा है। ठीक है, स्पीड से सिर्फ रिलेटेड नहीं होता, वो मास से भी, मोशन जो है मास से भी रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मोमेंटम। अब न्यूटन सेकंड लॉ देखो क्या बोले। न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि अगर किसी का मोमेंटम ज्यादा है, ठीक है, तो मोमेंटम कितना बदला पर सेकंड, कितना मोमेंटम बदल रहा है, उसी को न्यूटन जी बोलते हैं अमाउंट ऑफ फोर्स। न्यूटन जी ने बोला, ठीक है, हम यहाँ लिख देते, जगह यहाँ बन गया है। न्यूटन जी ने बोला कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। समझ में आ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, rate of change of momentum. External force is defined as rate of change of momentum. समझ में आ? उन्होंने बोला एक चीज है ये फोर्स, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। तो हम F को लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ P, दैट इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ P, मतलब मास इनटू वेलोसिटी। मास बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा dv बाई dt, और dv बाई dt क्या होता है? dv बाई dt क्या होता है? सो दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आया? ठीक है, ये फोर्स को मेजर, देखो पहला लॉ क्या बताया कि फोर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इनर्शिया को बदलता है। इनर्शिया मतलब जो जैसा है उसको वैसा नहीं रहने देता। कोई चीज धीरे चल रहा है उसको तेज कर सकता है, कोई तेज चल रहा है उसको धीरे कर सकता है, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है उसका डायरेक्शन बदल सकता है। ये फर्स्ट लॉ है। तो फर्स्ट लॉ क्या बताया? एक फोर्स है जो ये तीनों चीजों को बदलता है, डायरेक्शन को बदलता है, मोशन को बदलता है, रेस्ट से मोशन में लाता है, मोशन से रेस्ट में लाता है। सेकेंड लॉ, ठीक है, फोर्स को मेजर करने का तरीका बताता है, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। समझ में आया? External force is also equal to rate of change of momentum. समझ गए? अरे सही? हाँ सर। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला। दूसरा चीज एक और इसमें, क्योंकि जब फोर्स बोलेंगे तो ये रहेगा, फोर्स बराबर क्या हो गया फाइनली? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स का मतलब हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास किसका? बॉडी का। ये मास जिस ऑब्जेक्ट का तुम बात कर रहे हो उसी का मास होगा। ठीक है, ये मास किसका है? ऑब्जेक्ट का। और ये एक्सेलरेशन किसका है? उसी बॉडी का। समझ में? जिस बॉडी का तुम मास का बात कर रहे हो उसी बॉडी का ये एक्सेलरेशन है, और उसी बॉडी पे ये फोर्स। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स हो गया। अब क्योंकि जब फोर्स का बात करते तो यहाँ एक टर्म और आ जाता है। ये तो हमारा फोर्स है, एक होता है एवरेज फोर्स। तो एवरेज फोर्स जो डिफाइंड है एफ एवरेज, एफ एवरेज डिफाइंड है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टाइम। ठीक है, दिस इज इक्वल टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। समझ में आया? ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन में तुमसे एवरेज फोर्स पूछा गया है तो एवरेज फोर्स, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? समझ गए? एवरेज फोर्स जो होता है टोटल चेंज इन मोमेंटम, इसको हम लोग बोलते हैं टोटल चेंज इन मोमेंटम। टोटल चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। समझ गए? टोटल चेंज इन मोमेंटम बाय टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज फोर्स। ठीक है, एंड अगर हम बोले तो एवरेज फोर्स मतलब ये फोर्स जो होता है, जो नॉर्मल फोर्स होता है, दैट इज डीपी बाई dt। इसको बोलेंगे रेट और इंस्टेंटेनियस फोर्स। ये एवरेज फोर्स है और ये किसी इंस्टेंट का फोर्स है, तुम समझ सकते हो। ठीक है, मतलब फोर्स भी दो तरह का होता है, एक एवरेज और दूसरा इंस्टेंटेनियस। ज्यादातर जब भी हम फोर्स बोलेंगे का मतलब इंस्टेंटेनियस फोर्स ही होगा। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। समझ में? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड
इंस्टेंटेनियस फोर्स एंड दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आ? और इसको हम लोग लिख सकते हैं मास फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, दिस इज आल्सो इक्वल टू मास इनटू एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन बताए थे ना, एवरेज एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ऐसा पढ़े थे। टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम एवरेज एक्सेलरेशन होता है। सो एवरेज फोर्स, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि एवरेज फोर्स इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एवरेज एक्सेलरेशन, और इंस्टेंटेनियस फोर्स इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, ये एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब हुआ फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, और ए का मतलब हुआ दैट इज dv बाय dt। समझ में आया? अगर समझ गए हो ये वेक्टर होता है, सही रहे? अरे समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है मानसवी, समझ में आया? ठीक है, अब एक चीज और बता दें, न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ समझ गए, सेकंड लॉ समझ गए। किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज्यादा चेंज हो रहा है मतलब फोर्स ज्यादा लग रहा है, किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट अगर मान लो अमाउंट ऑफ मोशन कम चेंज हो रहा है मतलब फोर्स कम लगा है। समझ गए? ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोर्स का कहानी, ये फोर्स का मेजर करने का तरीका। अब आ जाते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ मेरे ख्याल से पता होगा। अरे थर्ड लॉ पता है? हाँ बोलो जरा। Every action has Every action is an equal action and object reaction. वेरी गुड। देखो तो न्यूटन थर्ड लॉ जो हम लोग पढ़ते हैं ना, एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल, ये एक्चुअली इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या बताता है? ये बताता है प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स। ठीक है, अब प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स में क्या क्या बताता है ये सुन। पहला प्रॉपर्टी बताता है कि फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर, पहला प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी बताता है, ठीक है, कि पेयर, ये जो फोर्स जो अकेला फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, जब भी एग्जिस्ट करेगा तो दो फोर्स एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ? ठीक है, और उन दोनों को हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। समझ गए? फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, जिसको हम लोग एक्शन रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। दूसरा, ठीक है, इन दोनों पेयर का जो मैग्नीट्यूड होता है सेम होता है। ठीक है, तीसरा मतलब कि दोनों का अगर एक 10 न्यूटन दूसरा भी 10 ही न्यूटन हो, डायरेक्शन अपोजिट होता है, दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल 100% अपोजिट होगा। ठीक है, ठीक है, एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब जब भी ये फोर्स का पेयर जो है ना दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा, एक ही ऑब्जेक्ट पे दोनों पेयर एक्ट नहीं कर सकता। पांचवा प्रॉपर्टी बताता है देयर नेचर मस्ट बी सेम। अब ये पांच प्रॉपर्टी बेसिकली बताता है न्यूटन फर्स्ट थर्ड लॉ जो बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल, वो एक्चुअली लेमन लैंग्वेज में पढ़ते हैं। ठीक है, वो एक्चुअली फोर्स का प्रॉपर्टी बताता है कि फोर्स पेयर में एग्जिस्ट करता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड, दोनों पेयर का मैग्नीट्यूड है ना, पेयर का बात करें, दोनों पेयर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। दोनों पेयर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है, और दोनों का नेचर सेम होता है। इसको हम लोग एलोबरेट हम करेंगे, ये जो है ना इसको डिटेल में समझाएंगे कि नेचर सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड, ये हम समझाएंगे। ठीक है, तो ये न्यूटन का फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ है। बट तुमसे स्कूल में पूछा गया न्यूटन थर्ड लॉ, तो तुम लोग यही लिख देना फोर्स है ना, देयर इज टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सेकंड लॉ बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। समझ गए? ये सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है। बट सेकंड लॉ बताता क्या है? हाउ टू मेजर फोर्स। फर्स्ट लॉ बताता है, ठीक है, कि ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट और इन मोशन अनलेस एंड अनटिल सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। अब देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ जो अपना पैकेज है ना उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो पैकेज तुमको भेज देंगे आजकल में, तो तुमको ये लॉ हम लिखवा नहीं रहे क्योंकि ऑलरेडी हमने लिख दिया अपने लैंग्वेज में। ठीक है, ये हम यहाँ पे समझा रहे हैं
कि कौन सा लॉ क्या बताता है। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ तीनों क्या बताता है, एग्जिस्टेंस, मेजरमेंट एंड प्रॉपर्टी। तो ये फोर्स फिजिक्स का पार्ट हो गया। समझ में आया क्लास में?